नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की भारी सफलता से बीजेपी इतना घबरा गई कि आज उसने संसद ही नहीं चलने दी। बीजेपी सांसद हंगामा करते रहे सदन में कि कांग्रेस की रैली में मोदी को गाली दी गई और इसके बाद इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये बात कांग्रेस के बीजेपी के सांसद कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे। अपने नाम की सहानुभूति बटोरने और हंगामा करने का मंत्र देकर नरेंद्र मोदी तो विदेश चले गए, लेकिन इधर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। खबर है कि प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। आज संसद में पत्रकारों ने जब प्रियंका गांधी से पूछा तो उन्होंने जवाब भी दिया। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है ये जरा सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी की मुलाकात, लेकिन सदन में जो कुछ हुआ यहां और कल महारैली जो हुई है कांग्रेस पार्टी की, उस महारैली से कैसे घबराई हुई है बीजेपी, इन सब की बात करें। लेकिन कुछ और खबरें हैं जिस पर ध्यान देना यहां जरूरी है। पहले प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के मसले पर सुनिए क्या कह रही हैं खुद प्रियंका गांधी। मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज है? मुलाकात क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। मैम प्रशांत किशोर वाला बता दीजिए। तो सुन लिया आपने, यहां प्रियंका गांधी से पहला सवाल यही पूछा गया कि क्या आपकी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कोई खबर है। इसके बाद पूछा गया जो सदन ठप हो रही है, संसद चल नहीं रही है, और संसद के अंदर यह कहा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी माफी मांगे क्योंकि कल की महारैली में किसी ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा है। अब वो भी कह देता हूं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज खुदेगी या कल खुदे, क्या ऐसी इसी टाइप का कोई नारा है और इस नारे को वहां कहा गया। हालांकि मैं उस नारे को याद नहीं कर पा रहा हूं। आज सदन में बीजेपी के ही सांसद उस नारे को बताते हुए नजर आए, उनकी जुबानी आपको सुनाऊंगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि सदन को आखिर ठप क्यों करा रही है बीजेपी, और बीजेपी से हम डिमांड कर रहे हैं कि पॉल्यूशन यानी यहां जो प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर में, उस पर चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा कराना नहीं चाहती है और उससे भाग रही है। बेहतर होगा कि आप फिर परमानेंटली सदन को बंद कर दीजिए। कम से कम हम लोगों की जो गाड़ियां आती हैं, हम लोगों की के साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां आती हैं, पुलिस की गाड़ियां आती हैं, वो कम हो जाएंगी। प्रियंका गांधी की तरह ही पप्पू यादव ने भी आज बताया है कि आखिर बीजेपी सदन क्यों ठप करती है। सुनिए जरा पप्पू यादव को। और जिस तरह से वोट चोरी की रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी की मांग। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दा प्रदूषण है। एक बच्ची ने कहा कि पप्पू अंकल ऑनलाइन एजुकेशन करा दीजिए, नहीं तो कोई बच्चे नहीं बचेंगे। ये 1% लोग जो सदन आते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार को क्या लेना देना। मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। सत्ता पक्ष क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप समझिए ना कि इस देश का इशू है ही नहीं कुछ, व्यक्ति जिस कंट्री का इशू हो जाए, और जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई, कोई बीजेपी का कोई वर्कर कहीं पर या किसी का वर्कर कुछ भी कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। तब तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी गाय, जेवर, क्या क्या सांड, क्या क्या नहीं बोले हैं। क्या नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं कहा? डीएनए से बड़ी गाली होती है क्या? बाहर का मुद्दा को सत्ता पक्ष सदन
ना चलने दे। अब आप सोचिए कि आम आदमी पर क्या असर पड़ता होगा, युवाओं की लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा। इसीलिए गलत बयानबाजी है। कोई बयान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न कोई कहा। और उसके बाद प्रदूषण जैसे मुद्दे ना हों, टेररिस्ट अटैक जैसे मुद्दे ना हो, जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, तो आप समझिए कि सरकार गंभीर नहीं है इस कंट्री के प्रति। तो सुन लिया आपने, पप्पू यादव का कहना है कि वाजिब है यहां पर साफ साफ कि बीजेपी देश को लेकर गंभीर नहीं है। वैसे प्रदूषण में आम आदमी कैसी तकलीफें झेल रहा है, इसकी एक छोटी झलक नरेंद्र मोदी को भी आज देखने को मिल गई है। आज सुबह ओमान के लिए उनका प्लेन 1 घंटे तक उड़ नहीं पाया क्योंकि विजिबिलिटी 0 थी। 1 घंटे की मामूली देरी प्रधानमंत्री ने झेली तो वो खबर बन गई। और यहां देरी से लेकर सांसों पर खतरे तक न जाने कितनी तकलीफें आम आदमी झेल रहा है, उस पर चर्चा की जगह संसद ठप कराने में बीजेपी जोर लगा रही है। और संसद चले तो उसमें पुरानी योजनाओं का नाम बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार लगी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से खबरें थी कि बीजेपी मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो है मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीवी विकसित भारत जी राम जी कहा जाएगा। जी राम जी समझ लीजिए, इसका नाम बदल रही है। इसे महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू कर रही थी पहले। तब भी सवाल उठे थे कि महात्मा गांधी इस शब्द से बीजेपी को तकलीफ क्या है। अब पता चल रहा है कि बीजेपी ने महात्मा गांधी को ही पूरी तरह से किनारे लगा दिया, पूरी तरह से। यहां पूज्य बापू तो दूर की बात है, महात्मा गांधी को पूरी तरह से किनारे करने का फैसला बीजेपी ने कर लिया है। अब मनरेगा का नाम जी राम जी योजना से जाना जाएगा। जी राम जी। अब जरा एक बार फिर से ले आइए फुल स्क्रीन जो था। अब इसमें देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये क्या होता है जी? अंग्रेजी पूरी रखिए ना। विकसित भारत गारंटी जो है उसको हिंदी में लिख देते, फॉर रोजगार इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख देते। अगर आपको हिंदी लिखना है पूरी हिंदी लिखिए, अंग्रेजी लिखनी तो पूरी अंग्रेजी लिखिए। ये क्या होता है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जी राम जी जो आपको यहां कहलवाना है, जी राम जी, अब मनरेगा जी राम जी योजना कहलाएगी। इससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी किस दिशा में काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। साफ साफ यहां प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। आपको बता दूं कि मनरेगा को अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कहा जाएगा। इसी नाम से करने के लिए एक बिल तैयार किया गया है। बिल में बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने कई ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का काम किया है। इसी मनरेगा के खिलाफ थे साहब। अब इसी मनरेगा को कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में, सरकार तो आपकी 11 साल से थी, उससे पहले 10 साल, आप 20 वर्षों की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का काम किया है इस मनरेगा ने। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक बदलावों के लिए इसे मजबूत करने की जरूरत है। यह बात इस जो बिल है उसमें कहा गया है। यानी जिस योजना को नरेंद्र मोदी ने गड्ढा बताया था, याद कीजिए मनरेगा बहुत बड़ा गड्ढा है, और उसी गड्ढे को अब आप उस पर बीजेपी मान रही है कि इसने पिछले 20 सालों तक लोगों को काम मिला, इससे रोजगार मिला है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और अभी सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने अब जी राम जी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार नाम बदलने में माहिर है। सुनिए जरा। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया
तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ नाम बदलने में माहिर ये सरकार, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, बाकी बातें यहां एलोबरेट कर रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये बता रहा हूं। ट्वीट में लिख रहे हैं कि समूचा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि नीचे दिए गए 3 दूरगामी प्रभाव वाले विधेयकों को संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाए। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं और प्रथाओं के अनुरूप सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी। इन विधेयकों के लिए गहन अध्ययन और व्यापक परामर्श आवश्यक है। ये 3 विधेयक कौन कौन से हैं जिसके लिए कहा गया है कि इसको सीधे स्थायी समिति को भेजा जाए? ये 3 विधेयक देखिए, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक और जी राम जी विधेयक। इन तीनों विधेयकों को ये जो बिल लेकर आ रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसे पास यहां कहा जा रहा है कि यूजीसी को खत्म करने का भी यहां प्लान है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसको भी, उच्च शिक्षा आयोग इसको भी खत्म करने का, फिर हायर एजुकेशन की बात, फिर परमाणु ऊर्जा विधेयक, फिर जी राम जी जो मनरेगा की जगह लेगा। और इसलिए इन तीनों को यहां कह रहे हैं जयराम रमेश की इन तीनों को हमारी डिमांड है, विपक्ष की पूरी डिमांड है कि आप इसको स्थायी समिति को भेजिए, संसद की स्थायी समिति को, पीएससी को। और अब बीजेपी विपक्ष की इस मांग को सुनती है या नहीं सुनती है ये तो कहा नहीं जा सकता है। अब तो संसद सत्र 19 तारीख तक ही है, यानी 4 दिन और बचे हैं, और ये 4 दिन भी संसद चलेगी या बीजेपी उसे बाधित करती रहेगी ये देखना होगा। इस बीच महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें आ गई हैं। बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तमाम ये तारीखें आ गई हैं। देखिए, राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि अगले साल यानी 1 महीने बाद 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव की, और 16 जनवरी 2026 को वोटों की गिनती होगी। वोट चोरी के खुलासे और महायुति में दरारों के बीच ये चुनाव खासे दिलचस्प बन गए हैं। और यहां पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो वोट चोरी अगर नहीं किए तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और रिजल्ट अगर कुछ और आते हैं तो फिर विधानसभा के जो रिजल्ट हैं उसके लिए एक आईना सामने होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, बृहन मुंबई के साथ साथ पूरे नगरीय चुनाव वहां के महाराष्ट्र के, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और यह दिलचस्प है क्योंकि वहां पर समीकरण भी बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में। इस बृहन मुंबई से लेकर तमाम नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरों ने नई सियासी संभावनाओं को यहां ताकत दे दी है, बल दे दिया है। और इन सब के बीच आखिर क्या कारण था कि आज संसद में, जैसे ही संसद की शुरुआत होती है, सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जो नेता सदन, हालांकि लोकसभा के नेता सदन तो सीधे प्रधानमंत्री, लेकिन
संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में और उधर नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा दोनों खड़े हो गए और राहुल गांधी सोनिया गांधी से माफी की मांग करने लगे। आइए जरा पहले सुनाता हूं आपको लोकसभा में क्या हुआ, फिर राज्यसभा सुनेंगे, उसके बाद हमारे तमाम साथी पैनलिस्ट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवा देता हूं। चलिए पहले ले आइए हमारे तमाम साथियों की स्क्रीन पे, उसके बाद फिर हम चलेंगे राज्यसभा और लोकसभा में क्या हुआ उसको देखेंगे। देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, सीधे लोकसभा राज्यसभा कवर करते हुए इधर पहुंचे हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी, आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलते हैं पहले लोकसभा, देखिए सुनिए क्या कुछ हुआ सुबह सुबह। सदन का सदस्य है अलग अलग पार्टी से, हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो यहां पे होता यह है कि माफी मांगने की बात होती है, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है। इसके बाद राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में जेपी नड्डा साहब भी यही एजेंडा लेकर आए थे, सोच के आए थे आज दोनों सदनों के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और जेपी नड्डा दोनों, कि आज सभा नहीं चलने देंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। अगर सदन चलाएंगे तो बात होगी प्रदूषण की, और नरेंद्र मोदी नहीं है, घिर जाएंगे हम। जरा सुनते हैं क्या बातें हुई वहां, क्या कह रहे हैं। और यहां भी फाइनली, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आप जो बात यहां हुई ही नहीं, जो बात मंच से हुई ही नहीं, महारैली जो हुई कल कांग्रेस पार्टी की, उस महारैली में अगर कोई उस मंच से नरेंद्र मोदी को गाली देता, नरेंद्र मोदी के लिए कब्र खोदने की बात करता, तो बात कुछ और होती। लेकिन वो भी चर्चा संसद में आप नहीं करवा सकते हैं, संसद में संसदीय प्रणाली का पालन करना होता है। लेकिन आप जो मंच से बात नहीं हुई, वो जो बोल रहा है वो कांग्रेस का है भी या नहीं है, प्रियंका गांधी खुद कह रही है, हम लोगों ने पता लगाया। हो सकता है वो बीजेपी का ही हो सकता है आरएसएस का बंदा हो, जाकर वो गाली दे रहा हो। ऐसे भी लोगों को वहां पर भेजा जाता है कुछ ऐसी चीजें करने के लिए, और ये सब प्रमाण पिछले दिनों हैं, इसलिए मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सुनिए जरा क्या है सदन में। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज
ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। तो यहां पर कह रहे हैं आधिकारिक तौर